डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेमेस्टर थर्ड के मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए ताकि कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से रह ना जाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस रहेंगे वो आप सभी तक पहुंचती रहे। और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, महाभारत के शांति पर्व में राजनीतिक और नैतिक परिमाणों पर चर्चा करें। यह प्राचीन भारत में राजनीति को समझने में कैसे सहायता प्रदान करता है। अब इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। Discuss the political and ethical dimensions in शांति पर्व of the महाभारत. How does it contribute to understanding of statecraft in ancient India? चलिए अब इसको हम लोग अच्छा से आंसर के साथ समझते हैं। आंसर हो जाएगा, महाभारत का शांति पर्व भारतीय राजनीति और नैतिकता के अद्वितीय आदर्शों पर गहराई से प्रकाश डालता है। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवादों के माध्यम से शासकीय नीति, धर्म, न्याय और नैतिकता पर व्यापक चर्चा की गई है। यह प्राचीन भारत में राजनीति और समाज व्यवस्था को समझने में अत्यंत सहायक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके राजनीतिक परिमाण को और उसके बाद देखेंगे नैतिक परिमाण को। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को हम लोग कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ समझेंगे जिससे कि हम लोग को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक परिमाण। तो शांति पर्व में राज्य संचालन, नीति और कूटनीति के सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हो जाएगा हमारा राजधर्म, एक राजा के कर्तव्य, प्रजा के प्रति उसकी जिम्मेदारियां और न्यायपूर्ण शासन का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा नीति और न्याय, जैसे कि राज्य की स्थिरता के लिए न्यायप्रियता का महत्व और अपराध और दंड का संतुलन। उसके बाद तीसरा मुख्य पॉइंट हो जाएगा कूटनीति, जैसे कि मित्रता, शत्रुता और शांति स्थापन के लिए कूटनीतिक उपायों का विवेचन। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। नेक्स्ट मुख्य पॉइंट हो जाएगा हमारा राज्य का उद्देश्य, जैसे कि राज्य की मुख्य भूमिका प्रजा की रक्षा, समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करना है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। जैसे कि भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया कि राजा को निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। ठीक है, भीष्म ने युधिष्ठिर को क्या समझाया कि एक राजा को निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए और अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राजनीतिक परिमाण। अब हम लोग सेकंड देखेंगे हमारा नैतिक परिमाण। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे नैतिक परिमाण। ठीक है, तो नैतिक परिमाण में कहा गया है, महाभारत का यह खंड नैतिकता और धर्म के व्यवहारिक पक्षों को भी उजागर करता है। जैसे कि अब इसके हम लोग मुख्य पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाएगा पॉइंट धर्म और अधर्म का भेद, जैसे कि नीति निर्माण में धर्म, सत्य और न्याय का महत्व और अधर्म का विनाशकारी परिणाम। ठीक है, होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सामाजिक नैतिकता, जैसे कि शासक और प्रजा दोनों के लिए नैतिकता का पालन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा त्याग और क्षमा, जैसे कि सत्ता प्राप्ति के लिए हिंसा के बजाय त्याग, संयम और क्षमा को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा शांति की स्थापना, जैसे कि युद्ध से बचने और शांति कायम रखने की नीतियों का वर्णन। ठीक है, अब हम लोग इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो इसका बाद उदाहरण हो जाएगा, भीष्म ने युधिष्ठिर को यह भी बताया कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उदाहरण। देखिए अब हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत की राजनीति को समझने में योगदान, मतलब राजनीति को समझने में हमारे प्राचीन भारत और हमारे प्राचीन ग्रंथ का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा राज्य और शासन का आदर्श मॉडल, जैसे कि शांति पर्व ने आदर्श राज्य और आदर्श शासक की कल्पना प्रस्तुत की। यह उस समय की शासन प्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और न्याय व्यवस्था को समझने में मदद करता है। नंबर 2 हो जाएगा धर्म और राजनीति का समन्वय, धर्म को राजनीति का अभिन्न अंग मानते हुए नैतिक मूल्यों को शासन में शामिल करने की शिक्षा दी गई है। थर्ड नंबर पॉइंट हो जाएगा सामाजिक एकता और स्थिरता, जैसे कि शांति पर्व सामाजिक
समरसता और स्थिरता को बनाए रखने के उपाय सुझाता है। 4th नंबर पॉइंट हो जाएगा कूटनीति और शांति स्थापना, जैसे कि आधुनिक कूटनीति के कई सिद्धांत इस ग्रंथ में परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो अब ऑल ओवर देख लेते हैं। महाभारत का शांति पर्व न केवल प्राचीन भारतीय राजनीति और नैतिकता का दर्पण है, बल्कि आज भी एक आदर्श राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह नीतियां और विचार आधुनिक शासन और प्रबंधन में भी प्रासंगिक है। ठीक है, क्योंकि यह शक्ति, धर्म और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल देता है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राजनीतिक विचार में धर्म और धर्मा के बीच अंतर कैसे किया जाता है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि हम लोग को धर्म और धर्मा के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, हाउ इज द डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन धर्म एंड धर्मा इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग इसको आंसर के साथ समझते हैं। भारतीय राजनीतिक विचार में धर्म और धर्मा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये दोनों ही भारतीय दर्शन और राजनीति के आधारभूत सिद्धांतों से जुड़े हैं, लेकिन इनके अर्थ और उपयोग में सूक्ष्म भिन्नताएं हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धर्म का अर्थ क्या है। धर्म भारतीय समाज में नैतिकता, न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांत है। यह व्यक्ति, समाज और राज्य के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक पॉइंट से समझते हैं। जैसे कि पहला है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धर्म सत्य, अहिंसा और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करने की शिक्षा देता है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था। धर्म का उद्देश्य समाज में समरसता, शांति और अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा व्यक्तिगत कर्तव्य। जैसे कि धर्म हर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में उसके कर्तव्यों का निर्धारण करता है, जैसे कि वर्णाश्रम धर्म। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। तो उदाहरण में हो जाएगा, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और न्यायपूर्ण शासन करना, और वहीं प्रजा का धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन करना और राजा के प्रति वफादार रहना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबर 2 धर्मा का अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट वीडियोस आए आप सभी तक समय पर पहुंचते रहे। और साथ ही वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, ताकि कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से छूट ना जाए। डियर स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं धर्मा की परिभाषा। ठीक है, एक व्यक्ति या समूह के विशेष संदर्भ में निर्धारित कर्तव्य या जिम्मेदारी है। ठीक है, धर्मा क्या है? एक व्यक्ति या समूह के विशेष संदर्भ में निर्धारित कर्तव्य या जिम्मेदारी है। यह धर्म का ही एक व्यवहारिक और परिप्रेक्ष्य आधारित स्वरूप है। चलिए अब इसको हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि संदर्भ आधारित कर्तव्य, धर्मा समय, स्थान और स्थिति के अनुसार बदल सकता है। ठीक है। दूसरा हो जाएगा लचीला दृष्टिकोण, जैसे कि धर्म व्यवहारिक स्थितियों में न्याय और नैतिकता को लागू करने में मदद करता है। तीसरा हो जाएगा राजनीतिक संदर्भ, जैसे कि धर्म शासन और समाज के विभिन्न स्तरों पर भूमिका आधारित कर्तव्यों को दर्शाता है। ठीक है, तो उदाहरण में हो जाएगा, युद्ध में एक योद्धा का धर्म है अपनी सेना और राज्य की रक्षा करना। ठीक है, और एक शिक्षक का धर्म है अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करना। अब हम लोग इसको उदाहरण द्वारा थोड़ा और स्पष्टता के साथ समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथ रामायण से उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो रामायण से उदाहरण, धर्म, राम का धर्म सत्य और न्याय के आदर्शों का पालन करना था। ठीक है, लेकिन धर्मा क्या कहता है? धर्मा के अनुसार राज्य और समाज के हित के लिए राम ने सीता का त्याग किया। यह उनके राजा के धर्म को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग महाभारत से कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे पवित्र ग्रंथ महाभारत से उदाहरण है, धर्म के अनुसार युधिष्ठिर का धर्म सत्य बोलना और धर्म के मार्ग पर चलना था, जबकि धर्मा के अनुसार राज्य की रक्षा और धर्म स्थापना के लिए युधिष्ठिर ने युद्ध का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा धर्म और धर्मा के बीच का अंतर। भारतीय राजनीति विचार में धर्म नैतिकता और न्याय का व्यापक सिद्धांत है, जबकि धर्मा स्थिति विशेष में उस सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। ठीक है,
धर्म स्थायी और सार्वभौमिक है, लेकिन धर्म लचीला और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। यह अंतर भारतीय राजनीति और समाज व्यवस्था में संतुलन और न्याय स्थापित करने में सहायक है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग अभी 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन किए हैं। आप लोग को किसी तरह का कोई क्वेश्चन रहे सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर एग्जाम रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही किसी तरह का कोई डाउट रहने पे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में।